हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक दिन की छुट्टी के बाद हमें बढ़िया ग्लोबल क्यूज को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि जब हम छुट्टी एंजॉय कर रहे थे यूएस में तेजी वाला तड़का कंटिन्यू हो रहा था। तो मंडे को जब हम सेशन क्लोज करके गए यूएस में 400 पॉइंट का उछाल, उसके ऊपर ट्यूसडे को फिर 300 साढ़े 300 पॉइंट, यानी कि कल फिर मजबूती के साथ कामकाज। तो दोनों सेशंस बढ़िया थे और वो जो डिफरेंशियल आ गया है, गैप जो हम डाइजेस्ट करके गए और उसके सामने जो दो सेशन बढ़िया तेजी हुई है, उसी को आज पचाना है। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आपको बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखा रहा है। जो दिखा रहा है वैसा नहीं है, दिखाना है उससे ज्यादा। एसजीएक्स निफ्टी इंडिविजुअल दिखाई करिए, ये स्टैक में दिखाते तो फील नहीं आता। इंडिविजुअल एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए 18,410, मतलब अगर मैं एडजस्ट करूं तो दरअसल हम 62 पॉइंट नहीं 150 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत करें। इस तरह के बढ़िया इंडिकेशंस आते हुए हम शायद 18,400 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। रिकॉर्ड हाई से फिर 200 पॉइंट ही दूर रह जाएंगे। इस तरह का मूड माहौल, इस तरह का तेजी, जब कोई फेड, कोई आरबीआई सब तेजी कर रहे हैं, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ताइवान को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, न जाने क्या क्या। इसी हफ्ते फिर हाई बना दें। नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है फील ही नहीं आया, शुरू ही नहीं फील क्या बचा ही कितना है, 200 पॉइंट 200 पॉइंट क्या है। अब मेरे म्यूचुअल फंड ने तो अभी ऐसे रिटर्न नहीं दिए, चलने दो थोड़ा सा। पोर्टफोलियो चर्निंग की जरूरत है। अब फंड मैनेजर जाने। देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही है। यूएस मार्केट जबरदस्त रैली कर रहा है, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे। हमने मंडे को ही बात चर्चा की थी कि इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइन सिर्फ वही है। तो वो लोगों को लग रहा है कि रिपब्लिकन्स आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टैक्स जो विंडफॉल लग रहा है वो शायद रुक जाएगा, बहुत सारी जो फ्रीबीज बांटी जा रही है उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माहौल दिख रहा है। तो उससे ये लगता है कि मार्केट उसको पसंद कर रहा है कि एक लॉक बने कि दोनों साइड की पार्टीज को कंट्रोल मिले। लेकिन बाकी चीज़ों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है कि कोई बहुत नंबर चेंज हो गया हो। जैसे कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आएगा इन्फ्लेशन का, उससे आगे का रास्ता पता होगा। जॉब रिपोर्ट हम लोगों ने देख ही ली है, कल इन्फ्लेशन का नंबर आ जाएगा। इसके बाद मार्केट में जो एक रैली बनी है वो कंटिन्यू होगी नहीं होगी, ये इस बात पर तय होगा। लेकिन आज तो ऐसा माहौल है बिल्कुल कि तेज़ी है। लगातार तीसरा दिन है यूएस मार्केट में बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखी और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स उसको लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तेज़ी को राइड करना चाहिए जब तक और चीज़ें क्लियरिटी के साथ नहीं आ जाती। ओके, चलिए अब टीम की शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, आज ना कई सारे रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगे मुझे। जब तेजी आती है तो उल्टा दिखने लगता है मुझे। तो अभी कम करे मैंने, क्योंकि आज मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो रेड बोलूंगा भी तो रेड शायद फील ना आए, इसीलिए बदले मैंने कई सारे स्टॉक्स फाइनली, क्योंकि रिजल्ट बहुत सारे थे तो मौके दोनों तरफ के। पर फिर भी कुछ रेड लेके चल रहा हूँ इस तरह के गैप अप के साथ। पर ये स्टॉक हो सकता है रेड, मतलब ये ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी पॉकेट को या मार्केट्स को, ये क्लियर है। पहला है कोल इंडिया। कोल इंडिया के वाकई कमजोर नतीजे हैं, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं। डिसअपॉइंटिंग, हर पैमाने पे कमजोरी। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीट मान के चल रहा था मार्जिन 34% 33% पे आएंगे, आए सिर्फ 24% पे। कहां 33? 900 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? दो रीजन समझा देता हूं, बाकी रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे नहीं जा रहा हूं, कोर पे जा रहा हूं। जो रियलाइजेशंस आए वो एक्सपेक्टेशन से कम आए, पहली दिक्कत ये। और दूसरी, कोल इंडिया के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वो ई ऑक्शन, क्योंकि रियलाइजेशन तो वहीं अच्छे आते हैं। ई ऑक्शन में रियलाइजेशन अच्छे आए, पर ई ऑक्शन का वॉल्यूम बहुत कम हो गया, इसीलिए नंबर गड़बड़ा गए। ई ऑक्शन पिछले क्वार्टर से 50% उसका वॉल्यूम गिर गया, तो जो चीज अच्छा कर रही थी वो आधी रह गई और बाकी रियलाइजेशन वैसे ही कमजोर थे, इसलिए मार्जिन इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए। डिसअपॉइंटिंग है, इसलिए कोल इंडिया रेड लेके चल रहा हूं। पहला स्टॉक हो गया लाल आपकी स्क्रीन पर हाँ, ये एक लिमिट के बाद ज्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि इसके डिविडेंड जो है इसका सेविंग रेस है। सरकारी कंपनी के साथ ये हाईलाइट रहती है, और ये वो सरकारी कंपनी जो अभी भी पॉजिटिव कैश फ्लोस चर्न करती है। कोल इंडिया को फिर भी, लेकिन इन नंबर्स के चलते रेड लेके चल रहा हूं। एक और दूसरी कंपनी सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस के साथ दिक्कत ये हो गई, जब हम सब जगह बातचीत कर रहे हैं एसेट, इंटरनल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स के अच्छे, हर जगह एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, हर जगह, वहां पे सुंदरम फाइनेंस एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई नजर आई है। ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, नेट एनपीए इंच अप होता हुआ,
तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के विपरीत इसकी एसिड क्वालिटी डिटोरिएशन है। इकलौता सीवी प्लेयर ऐसा जिसकी एसिड क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स, बढ़िया पेडिग्री, सब कुछ अलग कहानी अपनी जगह। नंबर्स के चलते, नंबर्स से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट जो उसके चलते सिर्फ इसको रेड लेके चल रहा हूं, क्योंकि एसिड क्वालिटी डिटोरिएशन एक्सपेक्टेड नहीं था सुंदरम फाइनेंस से। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। अच्छा, अब 2 एक साथ ले रहा हूं मैं, तो 4 कर रहा हूं। हालांकि दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, लो लेवल से रिकवरी आ रही है। मैं दोनों वो पैथोलॉजी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। दोनों में हाईलाइट है कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और साल 2 साल मत देखिए, इंप्रूवमेंट की डिग्री अब क्यू ऑन क्यू स्ट्रीट देख रहा है। पर ये स्टॉक चले भी हैं, ऐसा नहीं कि और पर चले अलग जगह, पिटे भी अपने हाई से बहुत तगड़े। पहला है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। आय में 7% का उछाल, इबिटा 2% बढ़ता हुआ, ठीक है, वो साल 2 साल वाली कहानी हो गई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, साल 2 साल मार्जिन 28.5 से रिड्यूस होकर 27%, 26.9%। तो मार्जिन तो कॉन्ट्रैक्ट हुए, पर सीक्वेंशली देखिए, इससे पिछले क्वार्टर में मार्जिन थे 23.4, वो 23.4 वाले अब 27%, 26.9% पहुंचते हुए क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली मार्जिन वापस एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री वाइड है, क्योंकि मेट्रोपोलिस अभी कुछ देर में बताऊंगा मैं, सिमिलर सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ। तो किसी एक बड़े प्लेयर की एंट्री, उसकी ऑफरिंग्स, तभी मैनेजमेंट आके कह रहे थे, अभी बहुत टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, लेकिन जो कह रहे थे वो मेंशन करता हूं कि एंट्री है, एंट्री के टाइम धमाका, और वो डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग के साथ एंट्री में इंपैक्ट करने के लिए होता है। इवेंचुअली सस्टेनेबल नहीं होते उस तरह के प्राइसेस जो मेंशन्ड है। तो इसका मतलब पीयर्स ने या जिन्होंने नए प्लेयर्स ने एंट्री करी थी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ, वो भी अब थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। वो प्रेशर्स ईज ऑफ होना शुरू है, एटलीस्ट इनिशियल रिमार्क्स नहीं है। इसीलिए मैं इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर ये चले हुए स्टॉक्स हैं, देखते हैं आज कैसा बिहेव करते हैं। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और मार्जिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी बेहतर है। 24.7% अनुमान निकल के आ रहा था ब्रोकरेज का औसतन, 26.9, तो एक्सपेक्टेशन से सब कुछ मार्जिन की पिक्चर अच्छी। ये आ गया दूसरा, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पहले लगा दिया प्रोड्यूसर साहिबा ने। इसकी भी सिमिलर स्टोरी है, 29.8% वाले मार्जिन, 26.3, साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन। मत देखिए साल दर साल, या मैं नहीं देख रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, पता नहीं। सीक्वेंशियली 24.5 से बढ़कर 26.5 के आसपास आ गए, ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट यहां पे भी। 25.9% एक्सपेक्टेड, 26.3% सीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन। और इसलिए क्योंकि डॉक्टर लाल एक एबरेशन हो सकता था, पर मेट्रोपोलिस से भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी दिखाई है, इसलिए मैंने कहा था इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना टाइप लग रहा है। दोनों दिग्गजों के नंबर्स आ रहे थे, दोनों के छुट्टी के दौरान नंबर्स आए, दोनों में यही पिक्चर प्ले आउट हुई, सीक्वेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट। इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं दोनों स्टॉक्स। आगे ट्रेजेक्टरी, मैनेजमेंट कमेंट्री जब आएंगी तब पता चलेगा ये हुआ क्यों और किस हद तक सस्टेनेबल है। लेकिन एटलीस्ट जो ओवरनाइट नंबर्स की रीडिंग है वो कहती है ग्रीन रख लो। ओके पहला स्टॉक है मेरा फिनिक्स मिल्स, और इसके नतीजे आए थे, तो उसी पे देखा 221 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है साल दर साल 65 करोड़ के सामने। तो लो बेस पे डेफिनेटली बहुत ऊपर नंबर आपको देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू में भी करीब 80% की ग्रोथ है, 650 करोड़ आया है। तो मॉल्स और जो रियल एस्टेट है इनके, उसमें बहुत ही बढ़िया कामकाज हो रहा है। कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने जब डीएलएफ के मॉल की जो हेड थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त फुटफॉल है, और दुकानें उठ रही हैं किराए पे, और रेंटल यील्ड बढ़ रही है, तो फ़ायदा होता हुआ दिखा। तो इसलिए फिनिक्स के नतीजे भी हमको लगता वैसे ही आए होंगे। डिवीज़ लैब के नतीजे आ गए थे परसों, नतीजे कमज़ोर थे और स्टॉक दिन के दौरान ही करेक्शन दिखा रहा था। अब उसमें रिपोर्ट्स आई हैं, इनक्रेड की आई रिपोर्ट जो कह रहा है कि वैल्यूएशंस में अभी भी करेक्शन की गुंजाइश है, इसलिए और गिर सकता है। उनका मानना है कि 18 से 19% इनका जो है रिडक्शन हो सकता है प्राइस में। ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, और उनको लगता है कि इसका प्राइस जो है, इनका जो टारगेट इन्होंने रखा है 2935 रुपये, जो कि अभी भी सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ से दिखा सकता है। तो डिवीज़ को रेड में रख रहा हूँ। अरविंद के नतीजे आए हैं, ये ग्रीन में है। प्रॉफिट इनका करीब 80% बढ़ के 127 करोड़ आया है। रेवेन्यू में हालांकि 2-3% की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 7% घटा है, लेकिन मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश की है। मैं इसको क्यों रख रहा हूँ, जबकि मार्जिन भी कम हुआ है और कारोबारी मुनाफा भी कम हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है टेक्सटाइल कंपनीज के लिए काफ़ी बुरा था, प्राइस बहुत वोलेटाइल हुआ था। लेकिन अब जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो भी नीचे गए हैं और डिमांड सर्ज हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और बेटर करें। तो इसलिए मुझे लगता है नंबर ठीक है, और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन ले चुका है। तो अरविंद को ग्रीन में रख रहा हूँ।
अभी दो स्टॉक्स जो है ना, ये थोड़े बड़े टिकट साइज के, नॉट नेसेसरली ट्रेडिंग वाले हैं, पर मैं सिर्फ रिजल्ट्स के एनालिसिस कर रहा हूं। पहला है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया ये न्यू एज स्टॉक्स में कैटेगराइज करेंगे हम लोग। यस, न्यू एज वाला, ये मोबाइल के थ्रू वो रीच आउट करना, एडवर्टाइजिंग, इंगेजिंग, ट्रांजैक्शंस कल्मिनेट कराना अपने क्लाइंट्स के लिए, ये वो करने का काम। ये न्यू एज होने के बाद भी ये स्टॉक अपने एक जोन में ही है। मेरे ख्याल से 1500 वाला स्टॉक है जो 1100 से 1150 पे ट्रेड कर रहा है, पर इसमें वो उस तरह की वीकनेस नहीं आई जैसे इसके पीयर सेट में आई थी। ये कंसोलिडेशन में चला गया उस शुरुआती वीकनेस के बाद। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, हालांकि मेरे स्क्रीन पे साल दर साल है, Q1Q भी देखना चाहिए नंबर्स को। इबिटा मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाएं 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, मुनाफे में 22-23% का उछाल, आय 29% जंप, इबिटा में 36% का जंप, रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी मोमेंटम टॉप डाउन बढ़िया एफएल इंडिया कंटिन्यू करता हुआ, और बिजनेस अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इसको आज इन ग्रीन लेके चलेंगे। दूसरा सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा सैनिटरी वेयर के नंबर्स डिसेंट है, रेवेन्यूज में वो जंप है, मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाएं इसने, 15.2% वाले 16.3, 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स एक्सपेंशन। तो जहां 5-6% रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी में 19-20% का जंप, क्योंकि बीच में मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड करके दिखाया इस कंपनी ने। पर ये दोनों देखिए टिकट साइज आपकी स्क्रीन पे 5500 का स्टॉक है, तो जरा वॉल्यूम लिक्विड सा रहता है इस तरह के टिकट साइज वाला स्टॉक। तो ये सिर्फ नोटिस करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे। और इन दोनों स्टॉक को मैंने रिप्लेसमेंट कर रखा था। पहले मैंने 2 रेड रखे थे यहाँ पे, पर वो एसजीएक्स निफ्टी की तेजी बढ़ती चली जा रही थी। फिर मैंने कहा वो आगे जब 8 बजे के शो में होगा तो खराब वाले नंबर्स को अलग से डिस्कस कर लूंगा, अभी इन 20 में नहीं लेके जा रहा हूँ आज के लिए। पर ये दोनों मैं इन ग्रीन, एफएल इंडिया और सेरा सैनिटरी, अच्छी कंपनियां, फंडामेंटली बढ़िया कंपनियां, कोई कंप्लेंट नहीं इनके लेकर, और नंबर्स भी डिलीवर करके दिए, मार्जिन एक्सपैंड करके दिए दोनों ने, इसलिए ग्रीन। हो गया आपके 6 निपटा दिए मैंने। अरे वाह, आपके पास पूरा टाइम है, आप जितना बोलना चाहें। चौथा स्टॉक है बिरला कॉर्प। कंपनी का मार्जिन देखिए 15-16% से घट के 5% पे आ गया है, 4.7%, और एबिटा लेवल पे 65% की कमजोरी है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो सीमेंट कंपनीज ने उन्होंने एक ड्रीम रन देखा था, अब उस तरह की डिमांड नहीं आ रही। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, 2 दिन पहले 20-30 रुपये बोरी के दाम बढ़ रहे हैं। ये इनका जो जोग्राफिकल एरिया क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतनी अच्छी डिमांड सर्ज नहीं देखने को मिल रही है। तो नतीजे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, नतीजे वीक है, इसलिए इसको रेड में रख रहे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के भी कमज़ोर नंबर आए हैं यहाँ पे। मुनाफा 6%, मुनाफा करीब 2% के आसपास गिरा है। मार्जिन भी थोड़ी सी स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, लेकिन रेवेन्यूज़ में 6% की कमज़ोरी देखने को मिली है। और जो तमाम अलग अलग सेगमेंट के बिजनेसेस हैं उसमें जो है मुश्किल आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रहना चाहिए। छठवां स्टॉक है जुबिलेंट फूड। इसमें नंबर्स तो ठीक हैं, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे मुझे इसलिए लग रहे हैं कि वो जिसको सेम स्टोर सेल्स को आजकल जो लाइक फॉर लाइक बोलने लगे हैं वो 8.4% बढ़ गया है। एक्सपेक्टेशन 6 to 8 के थे, वहाँ से भी बीट किया इनको। दूसरा कि प्रीमियम सेगमेंट में तेज़ी है, और ये उसी सेगमेंट में प्ले करते हैं खाने पीने में, QSR में। तो एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन नंबर्स, लेकिन सेम स्टोर सेल्स में अच्छी ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट ग्रीन में रखा जा सकता है, आज अच्छा ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। 6 हो गए, ब्रेक ले लें, छोटा सा एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक का फायदा नहीं है। आप मुझे तो ड्यूटी बुला लेते हैं, वो न पानी आया, वो मतलब कौन, न कॉफी आई। हमारे भाईजान जो आए नहीं अभी तक। ठीक है, अभी बुलाते हैं तुरंत, इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के जुगाड़ नहीं है, मैं ऐसे बैठे रहेंगे। नहीं, अच्छा मैं कब दिखाऊं? सिर्फ मेरे पे मैं ही पहुंचता हूँ सुबह 7-6 बजे ऑफिस, बाकी कोई दिखता नहीं है। झूठ बोलते नहीं, झूठ बोलते दिखाइए कहाँ है। मैं 5:50 पे पहुंचता हूँ। ये पहुंच जाते हैं। हाँ, तो फिर इनसे पहले मैं चलता हूँ, पहुंच ज़्यादा जल्दी जाते। हाँ, छोटा सा ब्रेक के दौरान हम लोग एक कप चाय पिएंगे, लौट के आते हैं तुरंत।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। देखिए बहुत छोटा सा ब्रेक था, हमने कहा था आपसे तुरंत वापस आता है। और अब सातवां स्टॉक है NCC, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसको ग्रीन में रख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो है अपने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, 3300 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन 1% लगभग 1% कम हुआ है, 9.2 आया है और मुनाफा इनका 15% बढ़ा है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पे अच्छा काम इन्होंने किया है। 2-2.5 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी है और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो हमको नंबर लग रहा है ठीक है, मार्केट को पसंद आने चाहिए। ग्रीन नंबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो हमने परसों लिया था और उसने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए थे, नतीजे बहुत अच्छा है। तो उसके आधार पर तो उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करें क्योंकि डेज हाई पे ही जाके लगभग बंद हुआ स्टॉक। 9-10% की ग्रोथ बनती दिख रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये सरकारी बैंकों में क्रॉस द बोर्ड हमें लगता है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू करेगी, तो इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगले दो स्टॉक में उससे पहले ये यस आ गई भाई, जुगाड़ है इनकी। देखा तगड़ी जुगाड़ है। क्या तगड़ी जुगाड़, पता नहीं 7 से 8 बज गए लेकिन आ तो गई फाइनली। ये है ना कि मंगाया उसके बाद भी नहीं क्रेडिट नहीं, नहीं जुगाड़ तो है, जुगाड़ तो है। आगे दो स्टॉक मैं बताता हूँ। अच्छा पहले आप बताओगे दो, अभी दो मेरे बाकी, चलो बताओ। क्यों एक तो अब क्या जोश आ गया ना, मिल गई कॉफी। ओके, मैं जब तक कॉस्टा कॉफी, स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीता मेरा हेडेक ठीक नहीं होता है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार अगला स्टॉक है। सीसीडी की है वैसे, ये कुछ नहीं, हमारे मशीन की है। हाँ सीसीडी की बेचेंगे। सीसीडी की वैसे। क्या टाइम पास चल रहा है कि पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार अच्छे नंबर्स डिसेंट हैं। अब ये मैंने एप्पल भी लिया, उस एप्पल को भी मैंने कहा था न्यू एज वाला मामला था। पीबी फिनटेक भी याद रखिए न्यू एज वाला मामला है। और न्यू एज वाले स्टॉक थोड़े से सबके रडार पे हैं क्योंकि ऑफलोडिंग डर है, क्योंकि सबके वो लॉक इन खुलने का टाइम आ रहा है। पर नंबर्स अच्छे हैं। ये ऐसी जोमेटो का लॉक इन खुला था, जोमेटो के नंबर अच्छे आ गए। इनके लॉक इन खुलने से पहले इनके नंबर अच्छे आए। इनकी किस्मत शायद बेटर है। अच्छे क्यों? रेवेन्यूज में 105% का जंप, एडजस्टेड इबिटा मार्जिन -25 से -9। अब ये नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इसमें? जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उनका परफॉर्मेंस देखें हम लोग, तो पता चलेगा तस्वीर कैसी है पीबी फिनटेक की। अब एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का समझिए। साल दर साल आय 55% बढ़ी, एडजस्टेड इबिटा 48 करोड़ के घाटे के सामने, इबिटा लॉस के सामने 12 करोड़ का इबिटा प्रॉफिट आया है। तो -18% के सामने 3% पॉजिटिव इबिटा हो गया। तो इसीलिए वो जो कोर बिजनेस है, जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा और प्रॉफिट्स ऑपरेशनल लेवल पे क्लॉक करना शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री। Q4 FY23 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, जनवरी से मार्च वाला मामला, एडजस्टेड इबिटा लेवल्स कोर पे भी ये कह रहे हैं हम पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे और FY24 तक पैट पॉजिटिव होंगे। वो ट्रेडिटरी, और वो ट्रेडिटरी में भरोसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आया। पर न्यू एज है और दूसरा ध्यान रखिएगा लॉक इन खुलने का समय आ रहा है, तो जरा सा वॉच आउट करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग, ये कंपनी लगातार अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है, लगातार परफॉर्मेंस बढ़िया आता हुआ। इस क्वार्टर की भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डिसबर्सल्स में 44% का जंप, एसेट क्वालिटी साथ साथ इंप्रूव होती हुई। मैंने किसी सुंदरम की बात करी थी, एसेट क्वालिटी ड्यूरेशन सरप्राइजिंग था।
यहाँ पे 0.25% का ग्रॉस एनपीए 1.5% के नीचे आता हुआ, 1.75 वाला 1.47 होता हुआ, अच्छा बिजनेस मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करती हुई, और ये लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे परफॉर्मेंस, इसीलिए एप्टेस को ग्रीन लेके चल रहा हूं। 2 हो गए, 2 आपके में ना। अब अगले 2 में मेरे एक का नाम है फेयर केम, केमिकल कंपनी है, बड़ी छोटी सी कंपनी है फेयर केम ऑर्गेनिक्स, लेकिन इन्होंने जो अपने नतीजे पेश किए हैं वो देखिए कैसे किए इन्होंने। इनकी जो टोटल रेवेन्यूज़ आई है उसमें 25% की गिरावट आई है क्वार्टर के थ्रू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें 225 से घट के 168 करोड़। प्रॉफिट इनका जो है 85% गिरा है, 27 करोड़ से घट के 4 करोड़ पे आ गया है। और ईपीएस इनकी जो है, जो पहले 21 रुपये थी पिछले क्वार्टर में, मतलब Q1 में, वो घट के 3 रुपये हो गई सेकेंड क्वार्टर में। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें और ईयरली भी देखें तो प्रॉफिट में 81% की फॉल है और ईपीएस 16 से घट के 3 रुपये हो गया। नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं, तो रेड में रहना चाहिए। 10th स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, सिमिलर नंबर इन्होंने भी पेश किए हैं, इनके भी नंबर काफ़ी वीक यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आप इनका टोटल रेवेन्यूज़ देखेंगे तो वो 753 से घट के 604 करोड़ के आसपास आया है, और प्रॉफिट तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है यहाँ पे, 65 करोड़ से घट के 8.9 करोड़। तो नतीजे यहाँ पे भी काफ़ी वीक, मुझे लगता है दोनों स्टॉक को रेड में रखना चाहिए। अगला स्टॉक जो है वो है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स इसीलिए लार्जली न्यू एज कंपनी है क्या ये? इंडिगो पेंट्स नहीं, ये तो पुराने जमाने की है। नहीं, अभी Sequoia मिक्स लेके चल रहा हूँ। हाँ, सिक्योर IPO भी बेच रहे हैं। सिक्योर ये जो 5 स्टार IPO आ रहा है ना, 5 स्टार NBFC का चेन्नई वाली, उसमें भी सिक्योर ही माल छोड़ रहा है। अच्छा, तो ये इधर भी इंडिगो में माल छोड़ रहा है। सिक्योर का ही आम है SCI इन्वेस्टमेंट, से कंफ्यूज मत होइएगा। वो हेडलाइन में जैसा था सिक्योर SCI इन्वेस्टमेंट दोनों, तो SCI इन्वेस्टमेंट दरअसल सिक्योर का एक इन्वेस्टमेंट आम है। अच्छा, कहानी क्या है? लार्ज ट्रेड होना है आज, ऐसा एंटिसिपेटेड, ऐसा एक्सपेक्टेड है। आमतौर पे मैं जतिन की कमेंट्री का वेट करता हूं, क्योंकि वो बताते हैं कि किस तरह की क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह की बुक बिल्ड हो रही है, उससे पता चल जाता है किस तरह की डिमांड है, और पता चलता है कि डिस्काउंट पे वो हाथों हाथ कितने लोग लेंगे। यहां पे कल की मतलब हो गया परसों, मंडे की क्लोज से 12% के स्टीक डिस्काउंट पे सिक्योया माल बेचने की तैयारी कर रहा है। करीब 3.3% स्टेक बिकना है, तो इसको रखिए रडार पे आज। अब पता चलेगा, खैर डिटेल जब अभी 8 बजे के शो में हम लोग जुड़ेंगे तो इसकी डिमांड बुक बिल्ड कैसे हो रही है उस पर भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन आज रेड लेके चल रहा हूँ, और फाइनली एक और रेड रख रहा हूँ। अब बाजार जब 150 पॉइंट गैप खुल रहा है तो खबरें ऐसी दिख रही थी। सन फार्मास्यूटिकल्स अच्छे मूव्स दिखाए सन फार्मा ने। इसकी मोहाली फैसिलिटी को US FDA ने इसकी जांच करी थी अगस्त के महीने में। 6 आपत्तियां सामने आई थी और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अब यहां से अब गाज गिर गई। यहां से फर्दर अब कोई अप्रूवल्स नहीं, जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी प्लांट को, क्लीन नहीं होगा प्लांट, तब तक यहां से एक्सपोर्ट्स US में नहीं कर पाएगी। तो अब जब तक आउटस्टैंडिंग इश्यूज अब सॉल्व नहीं होते, ये प्लांट गया दिक्कत में। ये वो मोहाली का प्लांट है जो रैनबैक्सी जब एक्वायर कर रहा था, तो रैनबैक्सी का जो प्लांट था, ये उस पर आपत्ति आती हुई। तो बुरी खबर, लाल लेके चलते हैं स्टॉक को। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, मंडे की तेजी में भी वैसे लाल था, 1.25% गिरा हुआ, तो देखते हैं। हमें तो बाजार बंद होने का पता चला है, तो रेड रख के चल रहा हूं मैं। स्टॉक का बिहेवियर वॉच आउट करें। गैप अप वाला अच्छा देना, तो रेड वाले स्टॉक से थोड़ा लेके कॉशियस रहिएगा। हरे में रहे तो मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करेंगे, खबरें खराब हैं या रिजल्ट्स खराब है। मैं ब्रेक ले रहा हूं इस नोट पर। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे हम दोनों, तो फिर इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं आप, कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर मिला जुला रखा है रुझान, हालांकि दिन एक अच्छे गैप अप वाला है। कोल इंडिया कमजोर नंबर्स, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से कहीं कमजोर आते हुए, दरअसल रियलाइजेशन इंपैक्ट हुए, ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स गिरे, सुंदरम फाइनेंस की एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई नजर आई। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस हालांकि चले हुए स्टॉक से, इनको ग्रीन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीक्वेंशियल दोनों में मार्जिन एक्सपैंड हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन डिलीवर करे। और आपको याद होगा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चिंता बनी थी इन स्टॉक्स को लेकर। एफएल इंडिया, सेरा सैनिटरीवेयर्स को ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि दोनों कंपनीज ने अपने मार्जिन को एक्सपैंड करके डिलीवर करके दिया है। पीबी फिनटेक के बिजनेस में मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी, और ये आप बात कर रहे हैं ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी की आने वाले समय में, ये सब अच्छी खबरें हैं। पर ध्यान रखिए, बड़ा ओवरहैंग लटका हुआ है सामने क्योंकि अभी लॉक इन पीरियड इस IPO का खत्म होने जा रहा है, पर नंबर्स उससे पहले अच्छे आ रहे हैं। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग एक बार फिर से अच्छा क्वार्टर डिलीवर करके दिया है, मोमेंटम स्ट्रांग डिसबर्सल्स का, उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। इंडिगो पेंट में आज एक सिक्योवा कैपिटल या SCI इन्वेस्टमेंट्स की लार्ज ट्रेड, वो अपना कुछ चंक बेचना चाहते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और एक स्टीप डिस्काउंट पे वॉच आउट करेंगे उस लार्ज ट्रेड को, लेकिन उस बीच शायद स्टॉक रेड में रहे। सन फार्मा के मोहाली यूनिट को US FDA की जो गाज गिरी है उसके चलते इसको मैं आज रेड लेके चल रहा हूं, एक ओवरहैंग आ गया है इस स्टॉक पे। चलिए, नतीजों पर पूरा फोकस है यहाँ पे, और कई सारे नतीजे अच्छे, कई बुरे उस हिसाब से लिया, जिसमें फिनिक्स मिल्स के नंबर अच्छे हैं तो ग्रीन में ट्रेड हो सकता है, लेकिन DVC से नंबर परसों ही खराब आया, तो उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और काफ़ी नीचे के टारगेट रिपोर्ट्स में भी आ रही हैं, तो उसको ध्यान रखिए। अरविंद के नंबर ठीक ठाक हैं तो ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। बिरला कॉर्प, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नंबर कमज़ोर हैं, जुबिलेंट फूड के नंबर बेहतर है और सेम स्टोर सेल्स भी बेटर है। NCC और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर अच्छे थे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा कंटिन्यूएशन में है क्योंकि नंबर बहुत अच्छे थे और डेज हाई पे जाके स्टॉक लगभग बंद हुआ था। फेयर केम और लक्ष्मी और इसके नंबर काफ़ी वीक है, इसलिए इसमें रेड में ट्रेड हो सकता है।
चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और चुनाव के नतीजे शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं। 2-3 जगहों पे रिपब्लिकन ने बाजी मार ली है, कई जगहों पे रिटेन कर रहे हैं, कई जगह नए उन्होंने ले रहे हैं, तो इन्हीं पे मार्केट थोड़ा थोड़ा मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या आज का मूड माहौल रहेगा भारतीय बाजारों में, जहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, किसी भी हालत में लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, एक सुबह आप लोगों की चर्चा में सुन रहा था, उसमें एक वीरू ने एक बहुत अच्छा चार्ट भेजा था, मैं उससे एक्चुअली आज शो की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो चार्ट इसलिए ज़रूरी है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर जो है डाउ जोन्स इस समय एकदम उसको ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और मैं इसमें कल का इंट्राडे और जोड़ना चाहता हूँ। ये तो खैर कल का, ये तो ओवरऑल चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि एकदम एक ट्रेंड लाइन है। एक बहुत बड़ी रैली आई थी पहले, उसके बाद ज़बरदस्त डिक्लाइन आया था, अब ये रैली वापस उसी रेजिस्टेंस पर आकर फेस कर रही है। और कल का आप इंट्राडे डाउ देखेंगे, कल ना एक टाइम पे डाउ जोन्स रेड में आ गया था, ज़बरदस्त इंट्राडे में डिक्लाइन आई थी कल, लेकिन उसके बाद मिराकुलसली लास्ट आवर में वापस ज़बरदस्त रैली। और यही एक पैटर्न आप देखेंगे मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स में फॉलो हो रहा है कि इंट्राडे में एक आध डिक्लाइन आता है, लेकिन लास्ट का 1 घंटे में लोग ज़बरदस्त बाइंग करते हैं। तो ये एक पैटर्न है मार्केट का। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी यूएस के इलेक्शन आज खत्म हो रहे हैं और आज रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ यूएस में प्ले होगा? ये एक प्री इलेक्शन रैली जो थी यूएस में, क्या ये यहाँ पर इस पर ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक मेरे ख्याल से देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, हम लगातार जो एक बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स ने एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाया है और वो मेरे ख्याल से जारी रहेगा और एक रोज का पैटर्न बन गया। अच्छा, आज वेडनेसडे है, नॉर्मली वेडनेसडे पे अगर ट्रेंड डे आना होता है तो उसकी डेफिनेशन होती है अगर आप 10 से 11 के बीच में आप पहले घंटे का हाई निकाल लेते हो तो वो एक चीज़ देखने वाली होगी। वरना रोज का पैटर्न है गैप अप, प्रॉफिट टेकिंग और 3 बजे वापस रैली। 3 बजे वापस रैली का मतलब क्या है? क्योंकि आप गैप अप के लिए प्ले कर रहे हैं, आपको पता है कि अगले दिन मार्केट आपको बेल आउट करेगा, तो इसके लिए 3 बजे लोग बाय करते हैं, 3 से 3:30। गैप अप नहीं भी होगा तो भी मार्केट इंट्राडे में रैली कर लेगा। तो या तो आप गैप अप को खेलें या फिर पोजिशनल लॉन्ग है, दोनों काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल मार्केट। लेकिन वो जो डाउ का चार्ट था वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज उसको देखेंगे कि कहीं उसकी वजह से कोई मार्केट में किसी तरीके की प्रॉफिट टेकिंग या कुछ आता है कि नहीं आता। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है मार्केट का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव, इंटरेस्टिंग जंक्चर पर आके यूएस के बाजार खड़े हुए और बड़े इवेंट्स लाइंड अप, वहां पे आउटकम्स अवेटेड हैं। तो देखते हैं वहां पे वो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है उसको ब्रीच करते हैं और तेजी तूल पकड़ती है, पस्त पड़ते हुए नजर आएंगे और वहां से फिर हमें क्यूज लेने होंगे। खैर, इन सब पे आगे बातचीत करेंगे। 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट हमें करना है आज के सेशन में, इन सब पर आगे फोकस। लेकिन शुरुआत मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।